सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन आपके YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के 21 अक्टूबर 2023 तक जितने भी समसामयिक विषयों से राजस्थान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उन्हीं सभी प्रश्नों को हमारे इस लेक्चर के दौरान सबको शामिल किया है। और देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न मैं आपको बताता चलूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कहां पर राजस्थान की नई लेपर्ड सफारी को मंजूरी दी है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी राजस्थान के अंदर लेपर्ड सफारी स्थापित हो चुकी हैं। तो बात करें सबसे पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर के बारे में, तो जयपुर के अंदर ऑलरेडी पहले से 2 लेपर्ड सफारी यहाँ पे चल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाहरगढ़ लेपर्ड सफारी, जो राजस्थान की पहली लेपर्ड सफारी थी। इसके अलावा दूसरी अगर लेपर्ड सफारी की बात करें तो जयपुर जिले में स्थित है, नाम आमागढ़। और नाहरगढ़ जो बायोलॉजिकल जो पार्क है उसी के बिल्कुल सटा हुआ एक क्षेत्र है जिसको आमागढ़ के नाम से जाना जाता है। और वहां पे राजस्थान की दूसरी लेपर्ड सफारी है, उसको आयोजित यहाँ पे उसको स्थापित किया गया है। राजस्थान की और अगर लेपर्ड सफारी की बात करें तो इसके लिए सीता माता चित्तौड़गढ़ में है, इसके अलावा माउंट आबू में है। एक अभी हाल ही के अंदर झुंझुनू में भी लेपर्ड सफारी की घोषणा की गई है। इसके अलावा एक जो है जवाई का जो है जवाई बांध पे भी हम लोग सुनते हैं यदा कदा कि वहां पे भी जो है कभी कभी कोचिंग की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री जी ने एक नई लेपर्ड सफारी की जो घोषणा करी है, उस स्थान का नाम आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। और उस स्थान का नाम है अमरकजी महादेव क्षेत्र उदयपुर। तो अमरकजी जो महादेव है वहां पे आपको दक्षिणी अरावली की चोटियां मिलेगी और वहीं पे ही लेपर्ड कंजर्वेटिव वहां पे सेंटर्स बनाए गए हैं, या कह सकते हैं कि लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए वहां पे बहुत बड़ा क्षेत्र है। और वहीं पे लेपर्ड सफारी को एक दूसरा जो नया स्टेशन है वहां पे उसको बना गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न भारत का जो निर्वाचन जो आयोग है उसने राजस्थान में विधानसभा का चुनाव कराने के लिए जो घोषणा करी है उसकी दिनांक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसकी मैं पटकथा के बारे में बता दूं, पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताता चलूं कि भारतीय निर्वाचन आयोग जिसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जिनका नाम है राजीव कुमार। तो राजीव कुमार ने 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर 5 राज्यों के चुनाव घोषित या कह सकते हैं चुनाव कराने की घोषणा उसमें करी गई थी। बात करते हैं कि कौन कौन से राज्यों के अंदर अभी चुनाव होने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे राजस्थान की तो बात हो रही है। इसके अलावा एमपी है, तेलंगाना है और झारखंड है। और इसके अलावा अपना जो है मिजोरम है। झारखंड की जगह पे मैं आपको करेक्शन कर दूं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, झारखंड नहीं छत्तीसगढ़ है। अब बात पूछी जा रही है कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर चुनाव जो करवाने की जो घोषणा की गई थी सर्वप्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 अक्टूबर के वहां पे करी गई थी 23 नवंबर को। लेकिन अभी हाल ही के अंदर 23 नवंबर की जगह इसको कर दिया गया 25 नवंबर। दोनों मैंने ये जो आंसर लिखा है बिल्कुल 23 नवंबर लिखा है, लेकिन मैं बताता चलूं कि अभी वर्तमान के अंदर इसकी जो तिथि है उसको संशोधित करके 25 नवंबर कर दिया गया, क्योंकि लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए जब राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें कि उस दिन अबूझ सावा है, भारतीय संस्कृति के अंदर अबूझ सावा होता है जहां पे आपको किसी सावे निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और बहुत सारे उस दिन मांगलिक कार्य होते हैं या कह सकते हैं कि विवाह होते हैं और वहां पे सब लोग बिजी रहेंगे और मतदान जो है वो ज्यादा हो, इसके लिए लोग उदासीन रहेंगे कि सब जगह लोग जाते रहेंगे। और इसीलिए लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट करी, शिकायत करी कि क्यों ना इस चुनाव की जो तारीख उसको आगे बढ़ा दिया जाए। और चुनाव आयोग ने इस तारीख को माना, या उन्होंने उस जो शिकायत थी उसका वाकई जो कारण है वो बिल्कुल सही माना। और चुनाव आयोग ने एक निर्णय लिया और उसके अंदर 23 से हटा करके और तारीख को कर दिया है 25 नवंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा मक्का की जो नई किस्म है उसको विकसित किया गया है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी प्रकार के जो सारे के सारे जो कृषि अनुसंधान है और भी जो अनुसंधान है वो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में टेक्निक्स को इजाद करके उत्पादन में बढ़ोतरी करने का कार्य सदैव करते रहते हैं। और इसी के संदर्भ के अंदर एक मक्का की एक नई किस्म है जिसका नाम प्रताप शंकर मक्का 6। अब चूंकि उदयपुर का संबंध प्रताप से है और प्रताप के बिना उदयपुर अपने आप में अधूरा है, और उसी के वजह से इस जो शंकर किस्म है उसका नाम प्रताप दिया गया और शंकर की मक्का के आस में डैश लगा करके 6 कर दिया गया है। तो ये जो किस्म है ये नई वैज्ञानिकों ने इसको क्या किया, अभी अनुसंधान किया। उसके बाद में उसमें उसकी जो प्रोडक्टिविटी है जो अनाज की उसको बढ़ाने के लिए सबसे जो बेहतर जो किस्म है उसका अनुसंधान पे कार्य करा है और किसानों के लिए काफी ये उपयोगी साबित हो सकती है। इसके अलावा आरसीबी 911 ये कह सकते हैं आरसीबी 911 जो है ये किसकी किस्म है, तो मैं आपको बताता चलूं ये बाजरे की किस्म है।
थोड़ा और इसके बारे में बात कर लेते हैं कि 2023 में यूएन द्वारा अनुमोदित इस साल का जो नाम है वो मिलेट्स ईयर के तौर पे इसको जाना जा रहा है। मोटे अनाजों को लोगों के प्रति जागरूक बनाने के लिए, कह सकते हैं लोगों को मोटे अनाज को खाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यूएन के द्वारा भी बहुत बड़े पैमाने पर मिशन 23 चलाया गया है, जिसके अंदर मिलेट्स ईयर उसको कहा जा रहा है। तो आरसीबी जो 911 है ये भी क्या है, एक बाजरे की नई किस्म है, जिसको कह सकते हैं कि संकर एक किस्म है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। होंग जो चीन के अंदर संपन्न हुए 19वें एशियाई खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों के कुल कितने उन्होंने पदक जीते हैं? तो पहले तो मैं आपको बात बताता चलूं कि अभी जो एशियाई जो गेम्स हुए थे ये थे 19वें। अगर 18वें की बात करें तो ये तो हुए थे चीन में। इससे पहले की बात करें तो ये हुए थे जकार्ता इंडोनेशिया में। बात पदकों की हो रही है तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर पदक किसी ने जीते हैं तो वो जीते हैं चीन ने। नंबर 2 पे है जापान, नंबर 3 पे है दक्षिणी कोरिया, और नंबर 4 की अगर बात हो रही है तो उसका नाम है भारत। कह सकते हैं कि एशिया की, या कह सकते हैं एशियन गेम्स के इतिहास के अंदर राजस्थान की तो बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं बताता चलूंगा आपको कि एशियन गेम्स के अंदर अभी तक की जो हिस्ट्री रही है उसके अंदर भारत ने अपने सर्वाधिक पदकों की जो झड़ी लगाई वो इसी एशियन गेम्स में लगाई, और टोटल जो इसके जो पदक थे उनकी संख्या थी 107। बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में पदक आए। तो 28 तो आए अपने पास में स्वर्ण, 38 आए हैं रजत, इसके अलावा 41 आए हैं, वो आए हैं कांस्य पदक। तो 107 पदक के साथ में भारत चौथे स्थान पे रहा। अगला जो एशियन जो गेम्स होंगे वो कहां पे होंगे, तो मैं उसके बारे में आपको और बता दूं कि ये जो गेम्स होंगे जो आयोजित होंगे ये होंगे जापान के अंदर। अगर इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं कि एशियन गेम्स के बारे में हिस्ट्री इंडिया के बारे में क्या कहती है, तो मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले जो अगर एशियन गेम्स जो हुए थे वो हुए थे भारत में। बड़ी बात है। तो सबसे पहले एशियन गेम्स कहां हुए थे, वो हुए थे न्यू दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली राजधानी थी उसी समय, और भारत उस समय जो है वो तत्कालीन समय में आजाद हुआ था, संविधान उसी समय गढ़ा गया था, और भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि आप एशियन गेम्स यहाँ पे आयोजित कराए जा रहे हैं। इसके अलावा ये पहले गेम्स थे। इसके अलावा नंबर 2 की बात करें तो ये हुए थे फिर 1982 के अंदर भी एशियन गेम्स दोबारा कह सकते हैं कि न्यू दिल्ली में जो है आयोजित करे गए थे। और उस समय राजस्थान के बारे में आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर एक जो रामगढ़ बांध है, रामगढ़ बांध जो है जयपुर के अंदर ही है, और अभी उसके बारे में गाहे बगाहे ये चर्चाएं चलती रहती हैं कि 1982 के अंदर यहां पर नौकायन हुआ था। बहुत बड़ी बात है कि ये बांध आज जो है वो वर्षा के पानी की बाट जो रहा है, लेकिन 1982 के जब यहाँ पे एशियन गेम्स हुए थे तो यहाँ पे नौकायन जैसी प्रतियोगिता हुई थी उसका आयोजन किया गया था। लेकिन अभी इसकी जो स्थिति है वो काफी विकट है, और हम सब लोगों को या जल संरक्षण की तकनीक के जरिए रामगढ़ जो बांध है उसको पुनर्जीवित कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और राज्य सरकार इसके बारे में कदम उठा भी रही है। लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं आपके कुल पदक कितने राजस्थानी खिलाड़ियों ने जीते, तो बता दूं कि 13 पदक राजस्थानी खिलाड़ियों ने यहाँ पर जीते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जयपुर जिले के लिए इलेक्शंस आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? जैसे जैसे चुनावों की तारीख आ रही है और मतदाताओं को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, मतदान के बारे में जागरूक करने के लिए बहुत सारी यूथ आइकॉनों को जनता के सामने सरकार लेकर के आती है, जिनको लोग अपना आइडल मानते हो। और उसी की तर्ज के अंदर राजस्थान के एक व्यक्ति है जिनका नाम है अभिनव शर्मा, नहीं है, तपस्वी शर्मा है, बिल्कुल सही है। अवनी लेखरा, ये भी हमारी बहुत बड़ी निशानेबाज है, पैरालंपिक के अंदर इन्होंने मेडल्स जीते हैं, और ये भी यूथ आइडल है लोगों के लिए। और दिव्य कृति है, ये भी एक शूटर है। लेकिन बात थोड़ी सी अनूठी और अलग इसलिए हो जाती है कि जो तपस्वी शर्मा है ये एक विकलांग है, या कह सकते हैं ये दिव्यांग है, और इन्होंने बहुत बड़े लेवल के अंदर अपनी पहचान इसलिए बनाई कि एक तो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे इनको बनाया है, कि इसके अलावा वो राइटिंग्स में कह सकते हैं, एक तो कला निपुण है। कला निपुण के अंदर 2 चीजें करते हैं, एक तो वो लिखते हैं उपन्यास, एक करते हैं कहानी का विमोचन, या कहते हैं कहानियों का मंचन करते हैं। दिव्यांग है उसके बावजूद ये कहानियों का मंचन करते हैं। और इसके अलावा उपन्यासों के अंदर भी जो पद्य भाग जो होता है, पद्य भाग के अंदर उनका जो कार्य है वो अपने आप में क्या है,
अनूठा है। तो आप जान सकते हैं कि तपस्वी शर्मा को राजस्थान के जो राजधानी जो जयपुर है उसके अंदर मतदाताओं को कह सकते हैं प्रोत्साहित करने के लिए अगर यूथ आइकॉन बनाया गया है एज ए चुनावी एम्बेसडर, तो नाम जाता है तपस्वी शर्मा का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान हाई कोर्ट के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित प्लेटिनम जुबली समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? अगर बात हाई कोर्ट की हो रही है और यहाँ पे प्लेटिनम जुबली जब आप 75 वर्षगांठ जब मना रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उन्हीं लोगों को बुलाएं जो इस क्षेत्र में ऑलरेडी पहले से वहां पे है। मैं बात कर रहा हूं आपको भारत के सुप्रीम कोर्ट की, और भारत के सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में जो मुख्य जज हैं या जो मुख्य न्यायाधीश की बात करें, उनका नाम है DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में, और भारत के पूछे जा सकते हैं आपसे भारत के कौन से नंबर के वो जज हैं, तो मैं आपको बताता चलूं इनका नंबर है 50वां। ये 50वें नंबर के मुख्य जज हैं या कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश हैं, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद का क्या कर रहे हैं, वो संचालन कर रहे हैं। बात करते हैं अगर राजस्थान की अभी, तो यहाँ पे अभी 41वें नंबर के हैं हाई कोर्ट के मुख्य जज के बारे में मैं आपको बताता चलूं। इनका नाम है अगस्टीन मसीह, जॉर्ज मसीह। ये जो है 41वें नंबर के जज हैं। अगर जजेस की बात ही हो रही है तो मैं आपको बताता चलूं कि वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर कितने जजों की वैकेंसीज हैं या कितने पद जो है उनके रखे गए हैं, तो उन पदों की जो संख्या है वो राजस्थान के अंदर है 50 हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों के लिए पदों की जो संख्या है वो अधिकतम कितनी है, 50 है। तो पूछा जा रहा है कि प्लेटिनम जुबली के अंदर समारोह के मुख्य जो अतिथि थे उनका नाम क्या था, DY चंद्रचूड़। इसके अलावा ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के बारे में आपको बता ही चुका हूं कि 41वें नंबर के वो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। द्रौपदी मुर्मू के बारे में हर हम सब जो जानते हैं कि भारत की वो सेकेंड महिला राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा बात अगर नीचे की करें तो जगदीप धनखड़ जो है वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति के पद पर वो कार्य कर रहे हैं, या कह सकते हैं राज्यसभा के जो सभापति हैं वो फिलहाल जनदीप साहब धनखड़ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में किस जैव प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक के आविष्कार से सस्ता यूरिया मिलेगा? मैं आपको पहले प्रश्न से ही बता रहा था कि अनुसंधान चलता रहता है, और जितने भी प्रकार की जो किस्में होती हैं जिसके अंदर उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो और बीमारियां उन बीजों के अंदर कम लगे, या कह सकते हैं कि पैदावार के अंदर बीमारियां कम लगे, और उसी के संदर्भ के अंदर वैज्ञानिक लगातार इस पे कार्य करते रहते हैं। सवाल पूछा जा रहा है इसके अंदर कि जैव प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक के आविष्कार से उनके कारण से सस्ता यूरिया मिलने लगेगा, तो उनका नाम है रमेश रलिया। रमेश रलिया जो है उनका योगदान इस विषय में सबसे ज्यादा है, और लगातार इस क्षेत्र के में काम करते रहे, और उन्होंने एक नई टेक्निक को इजाद किया है जिसकी वजह से सस्ता यूरिया लोगों को मिलना सुलभ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बाड़मेर जैसलमेर में किस अभियान के तहत तीनों सेनाओं के 40 जवानों ने बाइक से 1700 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ की है? तीनों सेनाओं की जब बात हो रही है तो एयरफोर्स है, नेवी है, और उसके बाद में थल सेना है। थल सेना तीनों में आपको अध्यक्षों के बारे में कह सकते हैं, इनके जो सेना प्रमुख है इनके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन वर्तमान में एक CDS की पोस्ट भी भारत सरकार ने या रक्षा मंत्रालय ने एक लागू कर दी है। भारत के पहले जो CDS थे, चीफ डिफेंस स्टाफ, जिनका नाम था जनरल विपिन रावत भारत के पहले ऐसे CDS रहे जिनकी अकाल मृत्यु होगी, या कह सकते हैं हेलीकॉप्टर दुर्घटना भी उनकी मृत्यु हो गई थी। वो भारत के पहले CDS थे। अभी वर्तमान में कौन है, सवाल यहां से भी पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में अभी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल, या कह सकते हैं वो रिटायर्ड, ऑलरेडी पहले से रिटायर्ड है, और वर्तमान में अभी वो CDS के पद पे कार्य कर रहे हैं। पूछा जा रहा है सवाल कि 40 जवानों ने बाइक से जो 1700 किलोमीटर की जो रैली या यात्रा प्रारंभ जो करी है, उसके अंदर उनका नाम क्या हो? तो त्रिशक्ति का मतलब तीनों सेनाओं से संबंधित हो गया, बहुआयामी अभियान है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, और बात चल भी रही थी कि भी वर्तमान के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष कौन है? तो आर्मी के अभी हो गए हैं मनोज पांडे, नेवी के हो गए हैं R हरि कुमार,
और उसके बाद में एयरफोर्स की जब बात आ रही है तो B.R. चौधरी, B.R. जो चौधरी है वो वर्तमान में वायुसेना प्रमुख है। और प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसका जो आंसर है वो है त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भीलवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय साहित्यांचल शिखर सम्मान समारोह में साहित्यांचल सृजन सम्मान किसे दिया गया? तो मैं आपको बताता चलूं, उनका नाम है मनीष गिल। मैं माफी चाहता हूं, ये इसके नाम है डॉक्टर अनिल शर्मा। डॉक्टर अनिल शर्मा ने साहित्यांचल सृजन सम्मान का जो पुरस्कार है उससे उनको पुरस्कृत किया गया है और उनकी बहुत सारी ऐसी कृतियां रही जिनकी वजह से इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम जाता है डॉक्टर अनिल शर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य सरकार ने युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए निर्माण के उद्देश्य से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ कहां किया? मैं आपको राजस्थान के संदर्भ में बात बताऊं कि राजस्थान के अंदर भी हायर एजुकेशन के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजीव गांधी एक यूथ स्कॉलरशिप भी दी जाती है और जिसकी जरिए या कहते हैं जिसके जरिए जो छात्र हैं या छात्राएं जो दोनों हैं वो विदेश पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं, जहां पे इनको आर्थिक अनुदान दिया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ कहां हुआ? तो इसका शुभारंभ राजस्थान के किसी जिले से ना होकर के प्रदेश की जो राजधानी है वहां न्यू दिल्ली में हुआ है, क्योंकि वहां पे भी बच्चे अगर कह सकते हैं कि यूपीएससी की तैयारी या किसी उच्च सेवाओं में या हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए जब अपना राज्य छोड़ करके जब वो कैपिटल की तरफ जाते हैं तो वहां पे भी उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनको ट्रांजिट करने के लिए किस शिविर का मतलब कह सकते हैं जहां पे उनको ठहराया जा सके, वो कहां पे स्थापित किया गया है? वो किया गया है न्यू दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा के किस विभाग ने दस्तावेजों के हस्तांतरण के लिए ऑटो डीट जनरेशन सिस्टम को विकसित किया है? तो मैं आपको बताता चलूं, इस जो पंजीयन का नाम है पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग है, उसके लिए ऑटो डीट जनरेशन सिस्टम को विकसित किया, जिसकी वजह से आपके जितने भी भू अभिलेख हैं, इसके अलावा सारी जो रजिस्ट्री के बारे में बात करें या कुछ और जो भूमि के जो दस्तावेज हैं उनको सरलीकृत भाषा में रखने के लिए या सुलभता हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो कि जब भी कभी वो किसी बटन के माध्यम से दबाए और उसकी सारी जो मनचाही डिटेल्स है वो आपके सामने हो और वो सारी चीजें जान सके। इसके लिए पंजीयन एवं मुद्रक विभाग को उन्होंने क्या किया, टारगेट किया है। उनका जो लक्षित जो लक्ष्य है वो कौन सा है? पंजीयन विभाग है। ये आपने जो है उत्तर के माध्यम से जाना कि अभी राज्यसभा में ये सारी चीजें करी गई है। चलिए देखते हैं। हाल ही में भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर धारण किए गोवर्धन पर्वत की गन पाउडर के द्वारा निर्मित 31 फुट ऊंची प्रतिमा का जो निर्माण करने वाले ऐसे कौन से कलाकार हैं जिन्होंने इसको क्या है बनाया है? तो ये जो नाम जाता है वो नाम जाता है राजेंद्र प्रजापति। राजेंद्र प्रजापति के बारे में ये कहा जाता है कि गन पाउडर के बारे में उनको इतनी महारत हासिल है कि जब उनको गन पाउडर जब उनके हाथों में चिपक जाता है तो किसी व्यक्ति की या कह सकते हैं कोई भी आकृति वो आसानी से बिना आंख खोले वो बना सकते हैं। और उन्हीं की एक नजीर है, बहुत बड़ी नजीर है कि उन्होंने 31 फुट ऊंची प्रतिमा जिसके अंदर श्री कृष्ण जी अपनी अंगुली के अंदर गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए आपको नजर आते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्ट है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। एम्स जोधपुर का ग्रामीण रूरल सेंटर कहां बनाया जाएगा? एम्स ऑलरेडी पहले से जोधपुर के अंदर संचालित है, लेकिन रूरल एरिया को भी टारगेट करने के लिए और लोगों तक पहुंच बनाने के लिए, जहां से ग्रामीण लोगों की जो पहुंच है वो किसी एम्स तक पहुंच पाए, उसी के लिए एक सेंटर ही गांव की तरफ बना दिया गया। कुछ आपसे वही सवाल जा रहा है कि नेत्रा नाम का एक जो ग्राम है जो जोधपुर के अंदर ही आता है, स्थित है, और वहां पे जो है ग्रामीण रूरल सेंटर की वो भी वहां पे बनाया जा रहा है, जहां पे आवागमन के लिए ठीक हो। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण अंचल से जो लोग आते हैं उनकी रीच जो है सबसे ज्यादा वहां तक पहुंच पाए। और यही सरकार का या किसी स्वास्थ्य का या चिकित्सा का उद्देश्य होता है कि आम जन तक आसानी से आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। बीएसएफ की 52वीं अंतर सीमांत स्पोर्ट्स वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया? मैं आपको बताता चलूं कि बीएसएफ की जो पोस्टें होती है उसका जो डिप्लॉयमेंट होता है वो होता है बॉर्डर के पास। और राजस्थान के अंदर वर्तमान में तो जिलों की संख्या ज्यादा हो गई है, लेकिन पहले ऐसे 4 जिले थे जहां पे पाकिस्तान के साथ में वो सीमा बनाते थे। बात कर लेते हैं उन्हीं के बारे में। तो वही सारे सीमांत वाले क्षेत्र है, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, इसके अलावा हो गया गंगानगर।
यहाँ पर बीएसएफ ऑलरेडी डिप्लॉयड रहती है और वहीं पे सारी की सारी एक्टिविटीज जिसको कह सकते हैं सर्दियों के दौरान वो ऑपरेशन चलाते हैं, जिसमें ऑपरेशन सर्द हवा के नाम से भी उनको जाना जाता है। कभी वो आर्मी के साथ में भी ऑपरेशंस कंडक्ट करती है और उसी के तर्ज के अंदर यहाँ पे कौन सा स्पोर्ट्स, और वहां पे जब वो रहती है तो वहां पे कह सकते हैं कि जो वहां के जो कार्मिक होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनके अंदर भी जो है खेल भावनाओं का विकसित करने के लिए वहां पे भी अंतर बीएसएफ के अंदर भी टूर्नामेंट्स ऐसे डिव लेवल पे, कमांड लेवल पे, रेजिमेंट लेवल पे चलते रहते हैं। उसी की तरफ से आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि ये यहाँ पे स्पोर्ट्स कहाँ किया गया, तो इसका ना आंसर जो हो जाता है किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज। तो फील्ड फायरिंग रेंज से आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि राजस्थान के अंदर 3-4 फील्ड फायरिंग रेंज है, जिसके अंदर एक तो है मार्जन फील्ड फायरिंग रेंज और दूसरा है कौन सा, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। तो मार्जन फील्ड फायरिंग रेंज है ये तो है बीकानेर में, जबकि पोखरण का नाम आप जैसे ही सुन पा रहे हैं तो पोखरण जैसलमेर में स्थित है। तो वहां पे फील्ड फायरिंग रेंज है जहां पे जितने भी प्रकार के जो रक्षा आयुध हैं वहां पे उनका परीक्षण किया जाता है, जिसके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हमेशा करती रहती है। तो किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर ये स्पोर्ट्स का जो आयोजन है वो यहाँ पे किया गया। जान लेते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान कैडर के किस आईपीएस को सीबीआई के विशेष निदेशक के पद पर उनको क्या किया गया है, उनको पदोन्नत करा गया है। तो अगर राजस्थान का कोई कैडर का कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, जब वो अगर केंद्र में किसी प्रकार की नियुक्ति पे जाता है या किसी प्रकार के प्रेस्टिजियस पद को अगर वो धारण करता है तो राजस्थान के लिए गौरव की बात हो सकती है। प्रश्न यहीं से पूछा जा रहा है और मैं इसका आंसर आपको बताता चलूं। इनका नाम है धर्मचंद जैन। तो धर्मचंद जो जैन है, इनको सीबीआई में विशेष एक पोस्ट के तौर पे उनको पदोन्नत करके वहां पे उनको भेजा गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के किस शहर को भारत का पहला वेटलैंड शहर घोषित किया जाएगा? प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है लेकिन सारी चीजें हो चुकी हैं। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इसके अलावा राजस्थान का पर्यटन स्थलों के अंदर सबसे जाना पहचाना नाम, झीलों की नगरी के रूप से विख्यात उदयपुर। दोनों के बीच में लंबे समय से कंपटीशन चल रहा था और अंत में बाजी मारी उदयपुर ने। और वर्तमान में वेटलैंड शहर का दर्जा, ये कह सकते हैं भारत का पहला वेटलैंड शहर अगर कोई बनने वाला है तो उदयपुर बनने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पर्यटकों के हिसाब से देखा जाए, इसके अलावा झीलों की नगरी के बारे में, उसके बारे में जाना ही जाता है। वहां पे राजसमंद है, जयसमंद, जिस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, और दक्षिणी अरावली की जो रेंज जाती है उसके अंदर उदयपुर संभाग आता है। और उदयपुर जो है वो झीलों की नगरी के रूप से विख्यात है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र में उसकी बसावट है और इसी के लिए जो है वेटलैंड शहर का जो घोषित किया गया पूरे भारतवर्ष के अंदर, उसमें नाम आता है उदयपुर का। उदयपुर के बारे में और चीज मैं आपको एक और बताऊं कि जो स्थापना है इसकी महाराणा उदय सिंह ने करी थी। और अगर विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ होटलों की बात करें उसमें उदयपुर के भी 2-3 ऐसे चुनिंदा होटल हैं जिनका नाम विश्व पटल के अंदर सबसे पहले आता है एज ए होटल इंडस्ट्री में। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के लिए रखरखाव के लिए पुरातत्व संग्रहालय विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? तो आजकल एमओयू के बारे में ट्रेंड ज्यादा से ज्यादा चल रहा है और आईआईटी इसके अंदर अपना ज्यादा से ज्यादा रोल निभा रही हैं। और उसी की तर्ज के अंदर अगर पुरातात्विक स्थलों की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा आपको टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे कोई वही चीज बता पाएगा या वही संस्थान बता पाएगा जिसके बारे में टेक्निकल अप्रोच सबसे ज्यादा हो। और उसी के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा जा रहा है और इस सवाल का जो आंसर है वो हो जाएगा एमएनआईटी। इसके अंदर हो जाएगा एमएनआईटी। तो यहाँ पे मालवीय नगर के अंदर ही है और पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमएनआईटी इसके नाम से जो है इसको जाना जाता है। और ये इसके साथ में सहयोग करेगा, एमओयू करेगा और उसके रखरखाव के लिए भी ये सारी चीजें ये करने वाला है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान राज्य पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध आभानेरी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जैसे आभानेरी के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले बावड़ियों का जिक्र आता है और बावड़ियों की बात ही अगर हो रही है तो सबसे अगर कह सकते हैं सुंदर या पर्यटकों को आकर्षित करने का कोई स्थल है तो आभानेरी बावड़ी है जो वर्तमान में दौसा में स्थित है। दौसा के अंदर एक हर्षद माता का मंदिर भी है, वो भी पर्यटकों के लिए अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। और वहां पे अभी 2 दिवस में बावड़ी या कह सकते हैं प्रसिद्ध आभानेरी उत्सव मनाया गया, जो वहां की जो प्रसिद्ध जो बावड़ी है उसी के बारे में कहा जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि वो जिला कौन सा है और जिला आपका चला जाता है दौसा। तो दौसा के अंदर एक आभानेरी बावड़ी है और विश्व पटल में भी उसका नाम लोग पर्यटक अपने आप में कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा लेते हैं अगर बावड़ियों का जिक्र करते हैं। और वहां पे हर्षद माता का मंदिर भी है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, तुर्की में आयोजित IFMA वर्ल्ड यूथ मुथई वाइक्रू एक गेम स्पर्धा के अंदर किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो अब मैं आपको बताना चलूं
कि इनका नाम है मनीषा पेन। मनीषा पेन के ने IFMA वर्ल्ड यूथ मुथई या कहते मुए थाई में वाइक्रो जो एक खेल स्पर्धा होती है उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है और इनका नाम है मनीषा पेन। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में राजस्थान में किस मेडिकल कॉलेज को शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में स्थान दिया गया? तो मैं आपको बताता चलूं, एक तो है सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा है एम्स जोधपुर। तो एम्स जोधपुर और इसके अलावा सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज दोनों को ये अर्थात कह सकते हैं जो विकल्प संख्या जो द है जो ए और है दोनों को इसमें शामिल किया गया है, जिसके अंदर संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय क्वांटम सिस्टम पर 26वीं अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी करने वाला है? वैसे राजस्थान के अंदर विश्वविद्यालय इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन उदयपुर में भी है, जोधपुर में भी है, जयपुर में भी है, कोटा में भी है। तो बात करने वाले हैं कि ये जो क्वांटम जो सिस्टम के बारे में अगर कोई 26वीं अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का अगर कोई मेजबानी करने वाला कोई अगर विश्वविद्यालय बना तो ये नाम जाता है, ये कह सकते हैं विकल्प संख्या से राजस्थान विश्वविद्यालय जो जयपुर में स्थित है, यहाँ पे ये कार्यशाला आयोजित की गई, या कह सकते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय ने इसकी मेजबानी करने का गौरव प्राप्त करा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। कोलकाता में संपन्न IG ईस्टर्न इंडिया लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? बात राजस्थान की हो रही है और राजस्थान में अगर गोल्फ खेला नहीं जाता, या कह सकते हैं इसके क्षेत्र या कह सकते हैं कि टूर्नामेंट्स कम होते हैं, लेकिन यहीं के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है शिक्षा जैन। शिक्षा जैन ने इस खिताब को अपने नाम करा है और रजत पदक उन्होंने जीता है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट और प्रश्न हो सकता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में राजस्थान के किस नवगठित जिला प्रशासन में कुपोषण से निपटने के लिए मिशन आकाश की जो चर्चा है वो लगातार बनी हुई है, और वहां के जो कलेक्टर हैं उन्होंने इस मिशन आकाश की जो योजना थी उसको लोगों के सामने पटल पे रखा, और मतलब चीजें क्या थी कि वहां पे कुपोषण से निपटने के लिए सारी चीजें करी गई और मिशन आकाश जो है उसको बनाया गया। और उस जिले का नाम आपको बताता चलूं कि अभी नवगठित जिलों में से सबसे छोटा जिला राजस्थान का है, वो है दूदू, और ये जयपुर के नजदीक है। यहाँ पे मिशन आकाश जो है वो कुपोषण को या कह सकते हैं कि उसको एक होता है कुपोषण से संबंधित दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो होता है कि गरीबी रेखा से नीचे जो रहने वाले जो लोग हैं, या कह सकते हैं कुपोषित बच्चों को संतुलित आहार देने के लिए और अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को जितनी रीच लोगों तक पहुंचाई जा सके, इसी के बारे में बात करी गई है। तो उसका जो आंसर चला जाता है वो चला जाता है ब दूदू। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान विधानसभा 2023 की एकमात्र ऐसी कौन सी सीट है जहां पे पुरुषों की तुलना में महिलाओं के वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है? ऐसा राजस्थान में या भारतवर्ष में कहीं देखने को मिल नहीं सकता, लेकिन हाँ यस, एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है, इनका नाम, इस विधानसभा क्षेत्र का नाम है नीमबाहेड़ा, और नीमबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। और नीमबाहेड़ा एक चीज से और जाना जाता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सीमेंट कारखाने हैं वो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो सीमेंट के कारखानों के रूप से विश्व विख्यात है, सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन यहीं से होता है। और इसी के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि पुरुषों से अधिक महिलाओं की अगर संख्या अगर वोटर्स की है तो कहां पे है? नीमबाहेड़ा में है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न जो है वो ये है कि ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल अमेज़न सूर्यास्त को देखने के लिए दुनिया के 25 शहरों के बारे में अगर बात करी जा रही है, राजस्थान के किस शहर को उसमें शामिल किया गया? तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर पर्यटक या पर्यटन की डेस्टिनेशन के तौर पे अगर बात करें तो राजस्थान पूरे भारत में नहीं अपितु विश्व भर में प्रसिद्ध है। और सबसे ज्यादा अगर कह सकते हैं कि जो वेडिंग डेस्टिनेशन है, वेडिंग डेस्टिनेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कोई शादियां अगर होती हैं तो वो उदयपुर में ही होती हैं। और उसी का कारण है कि उदयपुर जो है वो सूर्यास्त देखने के लिए सबसे ज्यादा पर्यटक भी यहीं पे आते हैं। और इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि एक प्रश्न के माध्यम से कि वेटलैंड शहर भारत का पहला अगर कोई बनने का किसी को खिताब भी मिला है तो भी किसको मिला है? उदयपुर को मिला है। और अगर बात करी जा रही है कि यहाँ पे सूर्यास्त को देखने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट्स कहाँ पे हो सकता है, तो उस शहर का और कोई दूसरा नाम नहीं है, वो है उदयपुर। तो उदयपुर को भी इस खिताब से नवाजा गया है। जो देश कह सकते हैं कि विदेश के जो 25 डेस्टिनेशन जो शामिल करे गए थे उसके अंदर उदयपुर का नाम भी शामिल है।
तो आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। प्रकाश एजुकेशन हब का ये हमेशा प्रयास रहता है कि हम लोग कभी 15 दिन में या 30 दिवस या 7 दिवस के अंदर एक ऐसी सीरीज बनाते हैं जिसके अंदर राजस्थान के विद्यार्थियों को टारगेट करके ये सारी चीजें करते हैं, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान के संदर्भ में जितने भी सवाल करंट अफेयर से पूछे जाते हैं उन्हीं को टारगेट करके हमने ये सीरीज बनाई है। तो आप बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में और इसको लाइक और शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।